सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले इस वीडियो में जुलाई महीने के 4th वाले वीक का ये हमारा सेकंड यानी कि जुलाई का आखिरी वाला पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फटाफट खत्म करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी किसे पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड का सीईओ बनाया गया। तो आंसर होगा नकुल जैन को। तो आप जानते हो पेटीएम की एक पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। तो उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के जो कार्यकारी हैं नकुल जैन, उनको पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड का सीईओ नियुक्त किया है। पेटीएम की बात करें, स्थापना होती है 2010 में, नोएडा यूपी में हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ विजय शेखर शर्मा है। आप जानते हो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ अभी कौन बने थे? पारितोष त्रिपाठी बने। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी बने और विनय कुमार सक्सेना ये अभी दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने। बढ़ते आगे। तो बताइए अभी हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया? तो आंसर होगा इंदरमीत गिल को। तो भारत के अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल को विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया। वे इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय हैं। और इनसे पहले भी आपको बता दूं, कौशिक बसु ये 2012 से लेकर 2016 तक इस पद पर रह चुके हैं और अब ये दूसरे भारतीय बन गए हैं इंदरमीत गिल। आपको पता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट कौन बने? अभी टी राजा कुमार बने। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन बने? संदीप कुमार गुप्ता। और इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने 2022 के लिए मोहम्मद जलूद उनका नाम है। ये ध्यान रखना, नाम इंपॉर्टेंट है सारे। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी किसने अल्बानिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो आंसर होगा बजराम बेगज ने। तो रिटायर्ड सैन्य अधिकारी और राजनेता हैं बजराम बेगज और ये अब अल्बानिया के 9वें नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं। अल्बानिया की कैपिटल होती है तिराना। अल्बानियन लेक यहाँ की करेंसी है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने? शहबाज शरीफ बने हैं। और हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी अभी? कैटलिन नोवाक। ये नाम याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने? तो आंसर होगा प्रणय वर्मा। तो प्रणय वर्मा ये बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त बन गए हैं, हाई कमिश्नर बन गए हैं। ये किनका स्थान लेंगे? विक्रम दुर्रेस्वामी का। आप जानते हो अभी भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त कौन बने थे? मुस्तफिजुर रहमान बने थे। और अभी नेपाल में भारत के नए राजदूत एम्बेसडर कौन बने थे? नवीन श्रीवास्तव। वैसे हमारे नए विदेश सचिव कौन बने? विनय मोहन क्वात्रा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको और बताऊंगा, जैसे कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अभी बने थे नए, अजय कुमार सूद उनका नाम है। मुख्य आर्थिक सलाहकार नए बने थे, अनंत नागेश्वरन नाम है। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार बने थे, विनोद जी खंडारे नाम है। आप जानते हो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजित डोभाल है। और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने थे? विक्रम मिश्री बने थे। ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी जुलाई 2022 में किसने अपना पहला टूर डे फ्रांस खिताब जीता है? तो आंसर होगा जोनास विंगगार्ड ने। डेनमार्क के हैं जोनास विंगगार्ड और इन्होंने अपना पहला टूर डे फ्रांस खिताब जीत लिया है। और दूसरे स्थान पे कौन रहे? तादेज पोगाकर। और आपको बता दूं ये टूर डे फ्रांस का 109वां संस्करण है। ये क्या है? ये एक साइकिलिंग रेस आप कह सकते हो। आपको याद होगा अभी एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे कौन? रोनाल्डो सिंह। वो भी एक साइकिलिस्ट हैं, तो उनका नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी बीसीसीआई का नया स्पॉन्सर कौन बन गया? तो आंसर होगा मास्टर कार्ड। तो भारतीय क्रिकेट टीम की घरेलू स्पर्धाओं की टाइटल स्पॉन्सर फिनटेक कंपनी जो पेटीएम है, वो अब हट गई अपने समय के पहले। तो अब मास्टर कार्ड इसका नया स्पॉन्सर बन गया है। तो अब टीम इंडिया भारत में घरेलू या इंटरनेशनल जो भी सीरीज खेलेगी उसकी स्पॉन्सरशिप पर मास्टर कार्ड का ऐड होगा। आपको पता है वैसे तो बीसीसीआई से तो दो नाम आपको याद है, जय शाह इसके सचिव हैं और सौरव गांगुली इसके अध्यक्ष हैं। मुंबई में हेडक्वार्टर है। आईपीएल 2022 का इस बार टाइटल स्पॉन्सर कौन था? 2022 के लिए और 2023 के लिए टाटा है, टाटा ग्रुप। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कतर दोहा में होंगे उसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बना था बाइजूस। और इसका शुभंकर अगर आपसे पूछ ले तो वो है लाइब। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ कौन सा देश 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो भारत 2025 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। इससे पहले 2013 में भारत ने महिला विश्व कप की मेजबानी की थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीता था वेस्ट इंडीज को हरा करके।
अच्छा, इसके अलावा याद रखना महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में होगा वो बांग्लादेश में होगा, और 2026 वाला महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप ये इंग्लैंड में होगा, ये और ध्यान रखना। इसके अलावा अभी आपको बताए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वाले कहाँ पे, बर्मिंघम यूके में हुए, और इसमें पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया। तो यहां से भी प्रश्न बन जाएगा कि बताओ भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे चुना गया था। हरमनप्रीत कौर आंसर होगा, याद रख लेना। बढ़ते आगे, फिर बताइए अभी 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के उत्साह को बढ़ाने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कौन सा अभियान शुरू किया। तो आंसर होगा क्रिएट फॉर इंडिया। तो अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में टीम इंडिया के उत्साह को बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान को शुरू किया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ये 28 जुलाई को शुरू हुए और कब तक चले, 8 अगस्त तक, और कहाँ पे, बर्मिंघम यूके में। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आदर्श वाक्य क्या है, गेम्स फॉर एवरीवन। और ये भी याद रखो 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। बाकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन है, संदीप प्रधान है, नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ अभी जुलाई 2022 में आईसीसी की सदस्यता कितने देशों को मिली है। तो आंसर होगा 3 देशों को। तो अभी 3 नए देश आईसीसी के सदस्य देश बन गए हैं। कौन कौन से, उज्बेकिस्तान, कंबोडिया, आइवरी कोस्ट। अच्छा बताओ उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या होती है, ताशकंद होती है। कंबोडिया की प्नोम पेन है, आइवरी कोस्ट की है यामोसोक्रो। अच्छा, कंबोडिया में भगवान विष्णु का एक बड़ा फेमस मंदिर है, कौन सा, अंकुर वाट का मंदिर, वो याद रखना आप। तो अब देखोगे आप आईसीसी में टोटल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है, 108 हो गई है। अच्छा मुझे बताओ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, 190वां, एंडोरा। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नवीनतम देश साउथ सुडान है, 193 नंबर का। अच्छा, अभी यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बनी थी, वो नाम इंपॉर्टेंट है, रुचिरा कंबोज उनका नाम है। अच्छा, एक नया ग्रुप भी तो बनाया अभी, I2U2 ग्रुप। कौन कौन से देश है इसमें, 4 देश है, इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई, याद रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पे रहा। तो आंसर होगा अमेरिका। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 जो कि अमेरिका के यूजीन और ओरेगोन में हुई थी, ये इसका याद रखना 18वां संस्करण था। इसमें अमेरिका 13 गोल्ड, 9 सिल्वर और 11 ब्रोंज के साथ, यानी कि टोटल 33 मेडल के साथ टॉप पे रहा। सेकंड पे इथियोपिया, थर्ड पे जमैका रहा। अब आप पूछो कि भारत, तो भारत ने देखो इसमें एक ही मेडल जीता था, वो भी सिल्वर मेडल, और इसी के साथ भारत 33वें स्थान पर रहा है। जितने अमेरिका ने मेडल जीते उतना तो हमारा पदक तालिका में स्थान है। अच्छा, ये सिल्वर कौन लेकर के आया भारत के लिए, नीरज चोपड़ा लाए थे भाला फेंक में। अच्छा, नीरज चोपड़ा ने तो सिल्वर जीता, पूछ सकते हैं एग्जाम में गोल्ड किसने जीता था, तो याद रखना एंडरसन ने, वो ग्रेनेडा के हैं। अब बात कर ले थोड़ी सी कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022, आपने कहा इसका आयोजन अमेरिका में हुआ। 2 पॉइंट और याद रखो कि 2025 और 2023 में इसका आयोजन कहाँ पे होगा। 2025 में होगा ये टोक्यो जापान में, और 2023 में होगा ये बुडापेस्ट में, ये आप जरूर याद रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ अक्टूबर 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तो आंसर होगा भारत में। तो फीफा का वर्ल्ड कप ये पहली बार भारत में हो रहा है, तो प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है। बात कर रहे हैं फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 की, कहाँ पे होगा, भारत में होगा। ये इसका 7वां संस्करण है, और आप जानते हो इसका शुभंकर क्या है, मैस्कॉट ईभा, जो कि एक एशियाई शेरनी है। अक्टूबर को शुरू होगा और 30 अक्टूबर तक ये चलेगा। इसका जो आखिरी वाला एडिशन है 2018 में हुआ था, वो किसने जीता था, स्पेन ने जीता था। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी फीफा वर्ल्ड कप 2022 में होगा, ये कहाँ पे, कतर दोहा में होगा, जिसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बना था बाईजूस। उसका मैस्कॉट शुभंकर कौन है, लाइब। और अगर बात करें फीफा वर्ल्ड कप 2026 वाला कहाँ पे होगा, तो 3 देशों में होगा, यूएस, मैक्सिको और कनाडा में। वैसे फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष कौन है, गियानी इन्फेनिटो। और आप जानते हो अभी संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से ही है। अभी इसकी 75वीं एडिशन, 75th नंबर का एडिशन
ये किसने जीता? केरल ने जीता है पश्चिम बंगाल को हरा करके। और आपको याद होगा नामची सिक्किम में एक फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है। किस फुटबॉलर के नाम पे बनाया जा रहा है? तो बाईचुंग भूटिया के नाम पे। अभी आपको याद होगा रंजीत बजाज का नाम अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति का इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और अभी पिछले महीने जो फीफा रैंकिंग आई थी उसमें भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 104 नंबर पे है, टॉप पे ब्राज़ील है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम में बात करेंगे तो 56 नंबर पर है और टॉप पे उसमें यूएस की टीम है। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। अब बताओ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए पीवी सिंधु और किस भारतीय को ध्वजवाहक नामित किया गया? तो आंसर होगा मनप्रीत सिंह। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह और ये शटलर है पीवी सिंधु। इनको कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक फ्लैग बियरर के रूप में नामित किया गया। वैसे आपको बता दूं पीवी सिंधु जो 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ना गोल्ड कोस्ट में, वहां पे भी ये ध्वजवाहक थी। और अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में मनप्रीत सिंह ध्वजवाहक रहे थे। इनके साथ एक और थी, कौन? एमसी मैरी कॉम जो बॉक्सर हैं। बाकी आप जान ही गए हो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स ये बर्मिंघम यूके में शुरू हुए। शुभंकर इसका है पैरी द बुल। और हमने पढ़ा पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया, तो इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर है। और 2026 वाले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। देखो आपको होगी कि अभी तो पीछे वाले प्रश्न में हम लोगों ने पढ़ा था, इसे बार बार क्यों पढ़ा रहे हैं? तो ये जब भी प्रश्न आएगा हर बार आपको पढ़ना पड़ेगा, इसे ही रिवीजन कहते हैं। और रिवीजन करोगे बार बार तो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेगी। तो एग्जाम तक आपको चीज़ों को याद रखना है, इसलिए बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। जब भी मौका मिले रिवाइज करने से चूको मत। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी T20 इंटरनेशनल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले इंग्लिश क्रिकेटर कौन बन गए? तो आंसर होगा मोइन अली। तो इंग्लिश ऑलराउंडर है मोइन अली, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 16 गेंदों में अर्धशतक लगाया, जो T20 इंटरनेशनल के इतिहास में इंग्लैंड के किसी भी क्रिकेटर के द्वारा बनाया गया सबसे तेज अर्धशतक है। वैसे आपको बता दूं इनसे पहले लियम लिविंगस्टन ये 17 गेंदों में T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले इंग्लिश क्रिकेटर थे और अब मोइन अली बन गए हैं 16 गेंदों में। बाकी तमीम इकबाल का नाम याद है आपको? T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले बांग्लादेश के एकमात्र बल्लेबाज थे ये। अभी इन्होंने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया तो इनका नाम न्यूज में था। बाबर आजम पाकिस्तान के हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अभी सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले एशियाई बल्लेबाज बने ये। और मोहम्मद शमी की बात करें तो वनडे में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज हैं ये। नाम याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ 2024 पेरिस ओलंपिक के आधिकारिक नारे के रूप में किसका अनावरण किया गया? तो आंसर होगा गेम्स वाइड ओपन। तो 2024 के पेरिस ओलंपिक के आयोजकों ने 25 जुलाई 2022 को अपने आधिकारिक नारे के रूप में गेम्स वाइड ओपन का अनावरण किया। आपको बता दूं ये जो पेरिस है यहाँ पे पहले भी 2 बार समर ओलंपिक हो चुके हैं, एक तो 1900 वाले और एक 1924 वाले। अब ये तीसरी बार होंगे 2024 वाले। अच्छा देखो अभी आपको याद होगा जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे वो 32वां संस्करण था, जो कि एक समर ओलंपिक है। उसमें टॉप पे अमेरिका था, भारत इसमें मेडल लिस्ट में 48 नंबर पे था। 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 4 ब्रोंज थे भारत के पास। और उसमें जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था उसमें टॉप पे चाइना था, भारत 24वें स्थान पे था। 19 मेडल थे जिसमें से 5 गोल्ड रहे। और अब जो 2024 में होंगे क्योंकि 4-4 साल के अंतराल में होते हैं तो ये 33 नंबर के होंगे समर ओलंपिक पेरिस फ्रांस में 2024 में। फिर 2028 वाले लॉस एंजल्स में होंगे यूएस में। और फिर 2032 वाले ये होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ये तो समर ओलंपिक की बात हो गई। अभी विंटर ओलंपिक हुए 2022 में बीजिंग में, उसमें नॉर्वे टॉप पे रहा था और भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता। अच्छा उसके जो अगले वाले विंटर ओलंपिक होंगे वो 2026 में होंगे। कहाँ पे? इटली में होंगे। तो ये आप जरूर याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी जुलाई 2022 में किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने अपनी सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की घोषणा कर दी? तो आंसर होगा सेबेस्टियन वेटेल। तो 4 बार के विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेटेल ने 2022 सीजन के अंत में फॉर्मूला 1 से संन्यास की घोषणा कर दी। वैसे उन्होंने 2010, 2011, 2012, 2013 में चैंपियनशिप जीती थी, लेकिन लुइस हैमिल्टन और माइकल शूमाकर के पास उनसे ज़्यादा खिताब है। और एक बार मैं आपको याद दिला दूं 2022 में जितनी भी फॉर्मूला 1 रेसेज हुई हैं
उनकी भी क्विज बना करके अपलोड कर दी जा चुकी है और बिल्कुल अप टू डेटेड है। आप जाकर के लगाएं और इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करते रहना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, जुलाई 2022 में किसने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर होगा मीराबाई चानू ने। तो याद रखना, ये भारतीय वेटलिफ्टर है मीराबाई चानू, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का पहला गोल्ड जीता है। उन्होंने टोटल 201 किलोग्राम भार उठा करके गोल्ड जीता। कौन सी कैटेगरी में? 49 किलोग्राम कैटेगरी में। कैटेगरी जरूर याद रखना, क्योंकि अभी एक एग्जाम हुआ था, वहां पे कोई एक कैटेगरी वाला प्रश्न पूछा था, टोक्यो ओलंपिक से संबंधित था वो। और आपको याद दिला दूं, कॉमनवेल्थ गेम्स जो पिछले वाले हुए थे 2018 में, उसमें भी इन्होंने भारत का पहला गोल्ड जीता था। और टोक्यो ओलंपिक में तो आप जानते ही हो, इन्होंने सिल्वर जीता था। अच्छा, इनके अलावा संकेत सरगर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला पदक जीता। ये भी वेटलिफ्टर है। 55 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता इन्होंने। और गुरु राजा पुजारी ने 61 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रोंज जीता है। ये भी वेटलिफ्टर है। कॉमनवेल्थ गेम्स बात करें इसकी, तो 2022 का ये संस्करण, ये कहाँ पे? बर्मिंघम यूके में। इसका शुभंकर क्या है? पैरी द बुल। और याद रखना, इसमें पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है। तो यहां से भी प्रश्न बनेगा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया गया? हरमनप्रीत कौर को। याद रखना, अगले वाले जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, यानी कि 2026 वाले, वो कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। और इसमें फ्लैग बियरर, भारत का उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन है? पीवी सिंधु है। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान है मनप्रीत सिंह, वो है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किसने स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की? तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो अभी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने गुरुग्राम में पुलिस उपस्थिति और कर्मियों द्वारा गश्त की वास्तविक समय निगरानी के लिए एक स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की है। तो स्मार्ट पुलिसिंग इनिशिएटिव के तहत गुरुग्राम में ये एप्लीकेशन आधारित व्यवस्था शुरू की गई है। आपको याद होगा, अभी हरियाणा सरकार ने ही ई अधिगम योजना भी शुरू की थी टैबलेट बांटने के लिए। यहीं पे चारा बिजाई योजना भी शुरू की गई और मातृ शक्ति उद्यमिता योजना भी यहीं की है। याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। कब से? 15 अगस्त 2022 से। और इसे आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से शुरू किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण आबादी के बीच स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना। अच्छा, आप जानते हो, अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें हमने पढ़ा था वनों में सबसे ज्यादा वृद्धि ये कहाँ पे देखी गई? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है? कुचिपुड़ी है। वैसे टोटल कितने हैं? 8 हैं। भारत में टोटल 8 हैं। आंध्र प्रदेश का पूछें तो कुचिपुड़ी आंसर होगा। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी है आंध्र प्रदेश। चलो आप मुझे बताओ, नेशनल डॉक्टर डे कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। और इंटरनेशनल फैमिली डे 15 मई को, जबकि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 16 जून को मनाते हैं। और अभी पूछूं अगर मैं आपसे कि किस राज्य की सरकार ने एक परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। और अभी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला आखिरी राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा असम। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा झारखंड। तो अभी झारखंड सरकार राज्य के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए फ्री में कोचिंग देगी और उसके लिए ये मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू की है। अच्छा, इसी तरह से 2 राज्यों ने भी योजनाएं शुरू की थी अपने राज्य के बच्चों को फ्री में कोचिंग देने के लिए। एक तो है उत्तर प्रदेश, उसने जो योजना शुरू की थी उसका नाम है अभ्युदय योजना। और राजस्थान ने अनुप्रति योजना शुरू की थी, तो वो भी याद रखना। अच्छा, योजनाओं की बात है तो 2-3 योजनाओं आपको पढ़ा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना, रिवाइज करना अच्छे से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि किसान सम्मान निधि योजना, ये कब शुरू होती है? 24 फरवरी 2019 को। कहां से? गोरखपुर यूपी से। इसमें आपको पता है पूरे साल भर में किसानों को 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्त दी जाती है, यानी कि टोटल 6,000 रुपए। और आयुष्मान भारत योजना कब शुरू होती है? 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से। इसमें 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलता है।
उज्ज्वला योजना की बात करेंगे तो ये शुरू हुई थी 1 मई 2016 को बलिया यूपी से, जबकि उज्ज्वला योजना 2.0 शुरू हुई थी 10 अगस्त 2021 को महोबा यूपी से। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू होती है? 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से। और सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना, ये शुरू होती है 25 सितंबर 2017 को। अच्छा, एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी याद रखो, ये 19 फरवरी 2015 को शुरू हुई थी राजस्थान के गंगानगर के सूरतगढ़ से। और वैक्सीनेशन के लिए, टीकाकरण के लिए एक मिशन है, मिशन इंद्रधनुष, कब शुरू हुआ था? 25 दिसंबर 2014 को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, कब शुरू हुई थी और कहां से। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने कहा कि राज्य महिला आयोग के माध्यम से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा संचालित की जाएगी। और छत्तीसगढ़ महिला आयोग की पहल पर प्रदेश की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाया जाएगा। इसी के लिए ये यात्रा शुरू की जा रही है। तो याद रखना, ये जो मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा है, इसकी शुरुआत दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के करसा गांव से हुई है। देखो, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर हो गई, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो गए और गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अभी आपको याद हो गया, मुख्यमंत्री मितान योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। कौशल्या मातृत्व योजना यहाँ पे शुरू हुई थी, जिसमें दूसरी बेटी के जन्म पे 5,000 रुपए दिए जाएंगे। और याद रखना, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व ये आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में, जिसका नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। लेमरू हाथी अभ्यारण्य भी आपको यहीं पे मिलेगा। और एक पंडवानी नृत्य काफी फेमस है, छत्तीसगढ़ का है, और इसकी पहली महिला कलाकार है तीजन बाई। और एक हरेली त्योहार भी याद रखो, इसका संबंध छत्तीसगढ़ से है, जबकि हरेला उत्सव इसका संबंध उत्तराखंड से है। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना ये तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है। और याद रखना, इसी के साथ तमिलनाडु सभी सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला पहला राज्य बन गया है। पर याद रखना, ये नाश्ता केवल कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को मिलेगा, जबकि मिड डे मील तो कक्षा 8वीं तक के बच्चों को मिलता है। तो ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और आप जानते हो, ये जो मिड डे मील योजना है, इसका नाम बदल दिया था सरकार ने। नाम बदल के क्या कर दिया? प्रधानमंत्री पोषण योजना। पोषण का मतलब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। देखो, वैसे तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, यहीं पे आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र मिलेगा। और भारत में पहली बार आपको पता है 44वां नंबर का फिडे शतरंज ओलंपियाड है, ये भारत में हुआ। भारत में कहाँ पे? चेन्नई में, जिसका शुभंकर थम्बी है। उसके अलावा तमिलनाडु के चेन्नई में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की गई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन है। और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? उंग लिल ओरुवन। यहाँ के गवर्नर हैं RN रवि। और वैसे बताओ, तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। और केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 जुलाई को। तो 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल ये 23वां कारगिल विजय दिवस है। तो कारगिल सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों से भारतीय क्षेत्रों को वापस लेने के लिए भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था। तो इस ऑपरेशन में भारतीय सशस्त्र बलों की गौरव और वीरता को याद करने के लिए 26 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी विश्व मैंग्रोव दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 जुलाई को। तो वर्ल्ड मैंग्रोव डे ये हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके स्थायी प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देना। याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 जुलाई को। तो हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के महत्व पर जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिन मनाते हैं। थीम क्या है इस बार की? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड। इतना सा आप ध्यान रख लो। वैसे पूरी थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट।
अच्छा मुझे बताओ, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं? आप वैसे सभी जानते होंगे 5 जून को मनाते हैं, लेकिन अभी ये याद रखना, आप पढ़ते आगे। चलो बताओ, विश्व हेपेटाइटिस डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 जुलाई को। तो याद रखना, हर साल 28 जुलाई को ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी थीम है आई कांट वेट। और वैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य भी रखा है। अच्छा, इसे 28 जुलाई को क्यों मनाते हैं हम? क्योंकि नोबेल पुरस्कार विजेता और वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लूमबर्ग ने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और उन्होंने इसके इलाज के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट और वैक्सीन को डेवलप भी किया था। तो उनके जन्मदिन को यानी कि 28 जुलाई को हम इसको मनाते हैं। पहली बार इसको हमने 2008 में मनाना शुरू किया था। याद रखना, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पूछेंगे तो 28 जुलाई को मनाते हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए, विश्व बाघ दिवस कब मनाया गया? 29 जुलाई को। तो हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। तो वैश्विक स्तर पर बाघों के संरक्षण व उनकी लुप्त प्राय हो रही प्रजाति को बचाने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। थीम क्या है? इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। चलो बताओ, बाघों को बचाने के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973। और मैक्सिमम टाइगर आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे, पुराने डेटा के अनुसार 526 है। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश सांखला को कहते हैं, ये राजस्थान से हैं। और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना था। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और हमारे टाइगरों की संख्या डबल करने का लक्ष्य कब का है? 2022 का है, लेकिन समय से पहले अभी डबल कर लिया था तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने, और उससे पहले उत्तर प्रदेश के पिलीभीत टाइगर रिजर्व ने। इसीलिए तो इनको TX2 अवार्ड मिला था। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। इससे बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 जुलाई को। याद रखना, हर साल 30 जुलाई को ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है मनाने का? मानव तस्करी के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना। थीम है प्रौद्योगिकी का उपयोग और दुरुपयोग। अच्छा, मानव तस्करी से एक प्रश्न आपको याद आएगा कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था। क्या नाम है उसका? ऑपरेशन आहट। ये याद रखना आप। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी किसे भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मनोज मुकुंद नरवणे। हमारे पूर्व भारतीय सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, और इनको अभी भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए अभी US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा सम्मानित किया गया। आपको याद होगा, अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की जो गुडविल एम्बेसडर हैं दिया मिर्जा, और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं अफरोज शाह, उन दोनों को अभी 2022 में सामाजिक न्याय के लिए 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो उनका नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी दिनेश शाहरा फाउंडेशन ने किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए अपनी तरह का पहला दिनेश शाहरा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया? तो आंसर होगा संगीत। तो दिनेश शाहरा फाउंडेशन ने अभी संगीत में उत्कृष्टता के लिए अपनी तरह का पहला दिनेश शाहरा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया है, और इस पहल को इंडियन आर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी का समर्थन प्राप्त है। तो कार्यक्रम के दौरान दिनेश शाहरा की जो पुस्तक है सनातन लीला, उसका भी विमोचन किया गया। अच्छा, संगीत से आपको एक नाम जरूर याद आएगा, लता मंगेशकर। और अभी इनके नाम पे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार शुरू किया, और सबसे पहले किसको दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लता मंगेशकर जिन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्राप्त है, कब मिला था? भारत रत्न 2001 में। और इन्हें 1990 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला हुआ है। अच्छा, शास्त्रीय संगीत समारोह जो है तानसेन समारोह, ये कहाँ पे होता है? ग्वालियर में। और अभी तमिलनाडु का एक संगीत वाद्य यंत्र न्यूज में था, क्योंकि उसको GI टैग मिला। उसका नाम है नरसिंहपेट्टई नागस्वरम। ध्यान रखना, पूछ सकते हैं कहाँ का है? तमिलनाडु का। बढ़ते आगे। चलो बताओ, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट फॉर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को। तो अभी कनाडा के विद्वान जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट फॉर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
ये पुरस्कार उन्हें भारत के इतिहास और संस्कृति के अध्ययन में उनके उत्कृष्ट योगदान के सम्मान में दिया गया। आपको बता दूं, ये जो पुरस्कार है 2015 में स्थापित किया गया था और ICCR इसकी स्थापना 1950 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। आप जानते हो अन्ना कबाले दुबा का नाम, केन्या की नर्स हैं ये, जिन्हें 2022 में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था। और कौशिक राजशेखर अभी वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 मिला था। जबकि सेशिल नदजे बेट की बात करेंगे तो ये कैमरून के एक्टिविस्ट हैं, अभी इनको 2022 के वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये सारे नाम ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किसे विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड ये मिला है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। क्यों मिला? संकट की स्थिति में साथ देने के लिए। एक्चुअली में विंस्टन चर्चिल ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे और ये बात है 1940 के समय की, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो उस वक्त चर्चिल ने जिस प्रकार इंग्लैंड को संभाला, इसी के लिए उनके नाम पे ये अवार्ड मिलता है और ये उसी को मिलता है जो संकट के समय अपने देश के साथ खड़ा हो। तो अभी आपको याद है रशिया से पंगा ले लिया था यूक्रेन ने, लेकिन ये अपने देश के साथ टिके रहे, श्रीलंका के राष्ट्रपति की तरह भाग नहीं गए। और आपको याद होगा अभी ज़ेलेंस्की को एक और अवार्ड मिला था, जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार। यूक्रेन की कैपिटल कीव है और करेंसी रवेनिया है। आपको याद है भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन गंगा। और अफगानिस्तान से वापस भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ये आप लोग बताइए। और यूक्रेन की बात है तो यहाँ से 2 महिलाओं के नाम अभी न्यूज में थे, उनको भी ध्यान रखना। एक यूक्रेन की गणितज्ञ हैं, नाम है मैरिना वियाजोवस्का। उन्होंने फील्ड मेडल 2022 का सम्मान जीता था। फील्ड मेडल आप जानते हो गणित का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है। इसके अलावा यूक्रेन की जो फर्स्ट लेडी हैं ओलेना ज़ेलेंस्का, उन्होंने यूक्रेन के लोगों की ओर से डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड प्राप्त किया था। तो ये न्यूज़ में थे नाम, इनको ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस नेशनल पार्क को मिला? तो आंसर होगा औरंग नेशनल पार्क। याद रखना 2022 का इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड ये मिला है औरंग नेशनल पार्क को। अब आपके मन में आएगा ये औरंग नेशनल पार्क कहाँ पर है, या कई बार जो स्टैटिक प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो ऐसे ही पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये नेशनल पार्क न्यूज़ में आ गया तो ये आपसे पूछ लेंगे। तो ये असम में है और यहाँ से आपको याद है इसका नाम बदलिया गया था। पहले इसका नाम राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क था, फिर राजीव गांधी का नाम हटा दिया और क्या रह गया, केवल औरंग नेशनल पार्क। और आपको बता दूं इसके पास में से एक रिवर निकलती है, ये भी प्रश्न बन सकता है कौन सी रिवर निकलती है, ब्रह्मपुत्रा। ये तो 2022 वाले हम अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार की बात कर रहे हैं। अगर आपसे पूछ ले 2021 वाला इंटरनेशनल रेंजर पुरस्कार किसने जीता था, तो राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंज अधिकारी थे महेंद्र गिरी, उनको मिला था। अब नेशनल पार्क से कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बता दें आपको जो आपके न्यूज़ में थे, रिवाइज करिए जरा। सबसे पहले तो बताओ नवीनतम नेशनल पार्क भारत का कौन सा बना? देहिंग पटकई नेशनल पार्क, ये असम का 7वां नेशनल पार्क है। अच्छा, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। उसका पहले नाम हुआ करता था हैली नेशनल पार्क और अभी भी नाम बदल गया, उसका रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें से एक नदी निकलती है, उसका नाम है रामगंगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है क्षेत्र वाइज, एरिया वाइज, तो हेमिस नेशनल पार्क है, ये आपको मिलेगा लद्दाख में। और सबसे ऊंचाई पर अगर पूछे ना सबसे ऊंचा नेशनल पार्क ऊंचाई पर कौन सा है, तो भी यही है हेमिस नेशनल पार्क। और ये तो आप वैसे भी कर दोगे, आपको पता होना चाहिए हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में। तो बड़ा आसान होगा इसे याद रखना। तो और सबसे छोटा कौन सा है क्षेत्र वाइज, बटन नेशनल पार्क है, ये आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। चलो बताओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर है? मणिपुर में है। तैर रहा है तो किसी न किसी पे तैर रहा होगा, तो एक झील पे तैर रही है, लोकटक झील उसको बोलते हैं। लोकटक झील से एक प्रश्न आपको याद आता होगा, यहीं पे फुमडिस पाए जाते हैं। फुमडिस क्या है? एल्गी है। चलो बताओ सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला पहला नेशनल पार्क कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये आपको असम में मिलेगा। एक सिंग वाले गेंडों के लिए ये फेमस है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ से रिवाइज करवाए, इनको ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में कैनरा बैंक ने अपने ग्राहकों की बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस नाम से एक मोबाइल बैंकिंग सुपर एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा कैनरा AI1।
तो अभी कैनेरा बैंक ने कैनेरा AI1 नाम से एक मोबाइल बैंकिंग सुपर एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये बैंकिंग एप्लीकेशन अपने ग्राहकों की बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 50 से ज़्यादा सुविधाओं के साथ वन स्टॉप समाधान होगा। कैनेरा बैंक हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसकी टैगलाइन क्या होती है? टुगेदर वी कैन। बढ़ते आगे, चलो बताओ अभी जुलाई 2022 में किस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के संचालन को शुरू करने के लिए RBI ने मंजूरी दे दी? तो आंसर होगा पीरामल एंटरप्राइजेज। तो अभी पीरामल एंटरप्राइजेज को RBI ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में संचालन को मंजूरी दे दी है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ये बैंक की तरह वित्तीय सेवाएं फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान करती है, लेकिन उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता और वे पब्लिक का पैसा जमा नहीं कर सकती, जैसे आप बैंक में सेविंग अकाउंट में जमा कराते हो वैसे। तो ये ध्यान रखना आप, इसका नाम पीरामल एंटरप्राइजेज। बढ़ते आगे, चलो बताओ अभी किस बैंक ने अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया? तो आंसर होगा बंधन बैंक ने। तो अभी बंधन बैंक ने पटना के दीदारगंज में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया और बैंक के अनुसार इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से सभी ग्राहकों को फायदा होगा। ये करेंसी चेस्ट आम लोगों को और जो MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज और छोटे व्यापारियों के लिए ज़रूरत पड़ने पर बैंक शाखाओं और ATM में करेंसी नोटों की आपूर्ति करने में मदद करेगा। वैसे ही पटना में दैनिक आधार पर यानी कि डेली बेसिस पे बहुत सारे नगद लेन देन होते हैं, ऐसे में करेंसी चेस्ट से बैंक शाखाओं को भी लाभ होगा। देखो बंधन बैंक इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। MD CEO इसके चंद्रशेखर घोष है और टैगलाइन होती है आपका भला सबकी भलाई। आपको याद है कोटक महिंद्रा बैंक अभी IT पोर्टल के साथ एकीकृत इंटीग्रेट होने वाला ये पहला बैंक बना। ICICI बैंक अभी कैंपस पावर नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म इसने लॉन्च किया। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो एक्सेलरेटर एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला ये पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बना था। बढ़ते आगे, फिर बताओ कौन सा देश वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रवाह के साथ टॉप देश के रूप में उभरा है? कहने का मतलब यह है कि वित्त वर्ष 2021-22 में सबसे ज़्यादा FDI भारत में कहाँ से आया? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में FDI के मामले में सिंगापुर टॉप पे रहा, यानी कि सबसे ज़्यादा FDI सिंगापुर से आया। कितना आया? तो टोटल जितना आया उसका 27.01% तो केवल सिंगापुर से आया। उसके बाद US से 17.94%। और अगर बात करें भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में आया, तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में आया, उसके बाद महाराष्ट्र में। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था अंकटाड की एक रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। उसमें बताया था कि FDI प्राप्त करने के मामले में भारत 7वें स्थान पर है, टॉप पे US है। वैसे सिंगापुर की कैपिटल होती है सिंगापुर सिटी, सिंगापुर डॉलर करेंसी है और प्रेसिडेंट है हलीमा याकोब। आपको याद हो अगर स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स आपने देखे हो तो सिंगापुर ओपन 2022 में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? PV सिंधु ने। PV सिंधु आपको पता है अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ये शुरू हुए, उसमें फ्लैग बियरर ध्वजवाहक भी है। चलो आपके लिए एक प्रश्न यहीं से बन जाएगा, इनके साथ एक और हैं जो ध्वजवाहक है हमारे उद्घाटन समारोह में, उनका नाम क्या है और वो कौन है? और आपको याद है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के भी नए अध्यक्ष बने थे T राजा कुमार, ये सिंगापुर से ही हैं। उसके अलावा याद रखना सिंगापुर जो है ये सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला पहला देश बना था। RCEP मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, और ये चीन के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ जुलाई 2022 में किस देश में 300 सालों के बाद लुलू रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा मिला है? तो आंसर होगा अंगोला में। तो मध्य अफ्रीका का एक देश है ये अंगोला, जहां एक दुर्लभ शुद्ध गुलाबी हीरा मिला है जिसे 300 सालों के बाद खोजा गया, सबसे बड़ा हीरा माना जा रहा है। ये 170 कैरेट का गुलाबी हीरा है और इसे द लुलू रोज नाम दिया गया। इसका वजन कितना है? 34 ग्राम है। तो इसे अंगोला के लुलो खदान में खोजा गया है। लुलो रोज ये टाइप 2A हीरा है, जिसका मतलब है इसमें बहुत कम या कोई अशुद्धता नहीं है। अंगोला की कैपिटल लुआंडा है, करेंसी होती है अंगोलन क्वाजा। आपको याद होगा पिछले साल बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया था।
और अभी ये अंगोला में खोजा गया है 300 सालों के बाद। लूलो रोज नाम है, ध्यान रखना बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी किस देश ने दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश किया? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड ने। तो अभी न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने ऐसा कानून बनाया है, ऐसा कानून पेश किया है जो अगली पीढ़ी को कानूनी रूप से सिगरेट खरीदने से रोकेगा। इस नए कानून में सिगरेट में निकोटीन की मात्रा को काफी कम कर दिया जाएगा, तंबाकू की दुकानों तक उनकी उपलब्धता को सीमित कर देंगे और खरीदने वालों की उम्र बढ़ा देंगे। ये सब है इस कानून में। देखो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? जेसिका अर्डन। आप जानते हो एंटी टोबैको डे कब मनाया जाता है? 31 मई को। और न्यूजीलैंड में अभी आपके आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप भी हुए थे 2022 में, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंग्लैंड को हरा के। चलो बताओ आप, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसे अभी तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत किया था? तो आंसर होगा झारखंड को। यह आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी गुजरात सरकार ने गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य है इस क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करना। इस नीति के तहत राज्य सरकार अहमदाबाद के पास धोलेरा सेमीकॉन सिटी स्थापित करेगा। यहाँ पात्र परियोजनाओं को वे निर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। अच्छा, इसी से संबंधित 2-3 प्रश्न है वो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। और ई वाहन यानी कि ई व्हीकल नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना था कर्नाटक। और अभी हमने पढ़ा सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना गुजरात। सेमीकंडक्टर से अगर डेली आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आपको एक रैंकिंग याद आएगी, वर्ल्ड टॉप सेमीकंडक्टर कंपनीज इन 2021। तो इसमें नंबर 1 कंपनी बताई गई थी सैमसंग को, सेकंड पे इंटेल है। ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए चीजें। बढ़ते आगे। चलो बताओ जुलाई 2022 में भारत ने कितने स्थलों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया है? तो आंसर होगा 5। तो अभी भारत ने 5 नए आर्द्र भूमि स्थलों को नामित किया। इनमें से 3 तमिलनाडु से हैं। कौन कौन से? किरीकिली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव। एक मिजोरम का है पाला आर्द्र भूमि, एक मध्य प्रदेश का है साख्या सागर। तो अब इनके जुड़ने के बाद भारत में रामसर स्थलों की संख्या 49 से बढ़कर के 54 हो गई है। रामसर स्थल की बात करें तो ये एक आर्द्र भूमि स्थल है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया है। इस कन्वेंशन को आर्द्र भूमि कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है और इस कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 में ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था और ये 1975 में लागू हुआ। इसी कारण 2 फरवरी को आप वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हो। तो रामसर सूची का उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमि के नेटवर्क को बनाए रखना जो वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी हाल ही में जारी कोटक प्राइवेट बैंकिंग और हुरुन की सूची के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की सबसे धनवान महिला कौन है? तो आंसर होगा रोशनी नाडर। तो कोटक प्राइवेट बैंकिंग और हुरुन के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो आंसर होगा HCL की चेयरपर्सन रोशनी नाडर। दूसरे नंबर पे नायका कंपनी की जो हेड हैं फाल्गुनी नायर हैं और तीसरे पे है किरण मजूमदार शॉ। तो ये आप याद रखना। बाकी आप जानते हो अभी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी थी? धृति बनर्जी बनी थी। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? अलका मित्तल बनी थी। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? माधवीपुरी बुच बनी है। तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखना। और देखो जो आप क्विज वगैरह लगाते हो आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वीकली क्विज हो गई, डेली या मंथली जो भी हो गई, वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्विज भी मिलेगी। जैसे अभी इस प्रश्न में हमने पढ़ा ना, जो भी इंपॉर्टेंट महिलाएं अभी न्यूज़ में रही थी, चर्चा में रही थी, तो सेपरेट जो भी महिलाएं अभी 2022 में जनवरी से लेके चर्चा में रही है उनके ऊपर आपको सेपरेट क्विज मिल जाएगी आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, हर टॉपिक पे मिल जाएगी। ये तो मैंने महिलाओं की बात कर ली। बुक्स पे आपको मिल जाएगी, मिलिट्री एक्सरसाइज पे मिल जाएगी, निधन वाले क्वेश्चन हो गए उन पे मिल जाएगी, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, जिस भी टॉपिक पे आप चाहोगे वो वहाँ पे मिल जाएगी।
तो जाओ और प्रैक्टिस आप करते रहो। डेली आपको यूँ समझ लो एक क्विज तो लगानी है, कोई सा भी एक टॉपिक पकड़ लो, क्विज आपको लगानी है, ये आपकी आदत में होना चाहिए, क्योंकि सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। बढ़ते आगे। इस प्रश्न में आपको बताना है अभी किसने दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लेजेंड नाम की बुक को लिखा। तो आंसर होगा फैजल फारूकी ने। तो अभी लेखक फैजल फारूकी ने भारतीय सिनेमा के महान एक्टर दिलीप कुमार पर एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है इन द शैडो ऑफ अ लेजेंड दिलीप कुमार। तो इस बुक में लेखक ने दिलीप साहब की 1944 में आई पहली फिल्म ज्वार भाटा का जिक्र किया है। दिलीप कुमार का ओरिजिनल नाम दिलीप कुमार नहीं था, वो तो फिल्मों में आकर के हो गया था, पहले इनका नाम यूसुफ खान था। और फैजल फारूकी ये कौन है? ये mouthshut.com के संस्थापक और सीईओ हैं। तो इनका नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी किस राज्य के 1 रुपए वाले डॉक्टर पद्मश्री सुशोभन बनर्जी का निधन हो गया? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध 1 रुपए वाले डॉक्टर थे ये पद्मश्री सुशोभन बनर्जी, जिनका भी निधन हो गया। अब इन्हें 1 रुपए वाला डॉक्टर क्यों बोलते थे? क्योंकि राज्य में आदिवासियों को मात्र 1 रुपए में ये चिकित्सा उपलब्ध करवाते थे, इसीलिए इन्हें प्यार से 1 रुपए वाला डॉक्टर कहा जाता था। 2020 में मिला था इन्हें पद्मश्री, ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी किसने भारतीय सेना को एक स्वदेशी रूप से विकसित क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम दिया? तो आंसर होगा टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। तो एरोस्पेस और रक्षा के लिए टाटा ग्रुप की शाखा है, जो ब्रांच है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, उसने भारतीय सेना को एक स्वदेशी रूप से विकसित एक बख्तरबंद वाहन दिए हैं जिनका नाम है क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम। ये अन्य बख्तरबंद गाड़ियों से ज़्यादा तेज चलती है। इसमें असॉल्ट राइफलों की गोलियों, बमों और बारूदी सुरंगों का असर नहीं होता। तो ये जो बख्तरबंद वाहन है ये देश के रक्षक यानी कि जो हमारे सैनिक हैं उनकी सभी मौसम में सभी इलाकों की स्थितियों में लड़ने की क्षमता बढ़ाएगी और चलते समय उनको सुरक्षा प्रदान करेगी। तो याद रखना ये बनाया है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने। अच्छा, हमारे आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे हैं। और आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया? तो आंसर होगा रशिया ने। तो रशिया ये 2024 के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा। ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, ये किसी एक देश का नहीं है, किसी एक देश की जागीर नहीं है, बल्कि 5 स्पेस एजेंसीज का इस पर अधिकार है, जैसे कि नासा, अमेरिका की नासा, रशिया के रॉसकॉस्मोस, जापान की जाक्सा, यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा की कनाडा स्पेस एजेंसी। और आपको याद होगा अभी जो चाइना है ये भी अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है, जिसके लिए इसने अपना दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल लॉन्च किया था, याद है आपको? और वैसे नासा ने भी कुछ कहा था इसके बारे में कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर्ड कर देगा, डीकमीशन कर देगा। कब तक? 2031 तक। ये पॉइंट भी जरा ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ जुलाई 2022 में किस देश के क्रिकेट मैदान का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया? तो आंसर होगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में जो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है उसका नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया। इसका नाम गावस्कर के नाम पर भारतीय क्रिकेट को एक निश्चित ऊंचाई तक ले जाने में उनके अपार योगदान को सम्मानित करने के लिए रखा गया है। आपको बता दूं कि अमेरिका में केंटकी इलाके में गावस्कर के नाम पर पहले से ही एक मैदान है। गावस्कर ये टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर थे। आप जानते हो इंग्लैंड के एक प्लेयर है बेन स्टोक्स, अभी इनका नाम न्यूज में था, इन्होंने ओडीआई से संन्यास ले लिया अभी। अच्छा, पंजाब में जो मोहाली हॉकी स्टेडियम है ना, उसका नाम किन के नाम पे रखा गया? बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे। और भारत का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है जहाँ पे 2023 में जो मेंस वर्ल्ड कप है वो होंगे, यानी कि उड़ीसा में बन रहा है ना सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। अभी उसका नाम भी बदल दिया गया। किसके नाम पे? बिरसा मुंडा के नाम पे। और सिक्किम में बाइचिंग बूटिया के नाम पे फुटबॉल स्टेडियम बनी रहा है नामची सिक्किम में। और अभी हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने पुणे आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पे रखा था, याद रखना ये भी। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी जुलाई 2022 में किस राज्य में हरेली पर्व मनाया गया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। देखो यहां से 2 आप याद रखो, एक तो होता है हरेली और एक होता है हरेला। तो हरेली पर्व ये छत्तीसगढ़ में मनाते हैं और हरेला उत्सव या हरेला पर्व ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना।
और छत्तीसगढ़ से एक प्रश्न आपको जरूर याद आएगा कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व ये कौन सा है और कहाँ पर है, तो ये है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। ये आप जरूर याद रखना। बाकी देखो उत्सवों की बात है तो कुछ हम रिवाइज करते हैं, जैसे कि थाईपुसम त्योहार ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। बथुकम्मा फेस्टिवल मनाया जाता है तेलंगाना में। रज पर्व होता है, एक नुआखाई फेस्टिवल भी होता है, धानु जात्रा महोत्सव हो गया, ये सब मनाए जाते हैं उड़ीसा में। अभी खीर भवानी मेला कहाँ पे मनाया गया था? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ही लेवेंडर फेस्टिवल भी मनाते हैं और कंछूत फेस्टिवल भी हमने अभी मनाया था जम्मू कश्मीर में। और खजुराहो नृत्य फेस्टिवल ये मध्य प्रदेश का है। इसके अलावा एक है साओ जो आओ फेस्टिवल, ये गोवा का है। सरहुल फेस्टिवल कहाँ का है? झारखंड का। और लोसांग फेस्टिवल होता है सिक्किम का। लोसांग अलग है और लोसर अलग है। लोसर आपके लद्दाख का है। वैसे लद्दाख का आपका स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल भी है, वो भी याद रखना। और कचाई लेमन फेस्टिवल अभी मनाया गया था मणिपुर में। शिरुई लिली फेस्टिवल ये भी मणिपुर का है। अच्छा, त्रिशूर पूरम कहाँ का है? तो त्रिशूर से त्रिपुरा मत कर देना, ये केरल का है। तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी जुलाई 2022 में भारतीय नौसेना को किस स्वदेशी विमान वाहक की डिलीवरी मिली है? तो आंसर होगा INS विक्रांत। तो अभी कोचीन शिपयार्ड ने स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंप दिया। तो इस डिलीवरी के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास स्वदेशी रूप से विमान वाहक पोत के डिजाइन और निर्माण की क्षमता है। विमान वाहक पोत मतलब एक ऐसा पोत, एक ऐसा जहाज जिनके ऊपर आप एयरक्राफ्ट वगैरह रख सकते हो, उसे ही कहते हैं विमान वाहक पोत। तो याद रखना, इसे किसने बनाया? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 262 मीटर इसकी लंबाई है। इसकी स्पीड होती है 28 समुद्री मील। और आपको बता दूं, इसका नाम भारत के पहले एयरक्राफ्ट INS विक्रांत के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अच्छा, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे बनाया गया था? अभी जी अशोक कुमार को। वैसे हमारे नेवल चीफ कौन है? R हरि कुमार है। और नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किस राज्य की सरकार ने राज्य में महिलाओं के लिए एक वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी राजस्थान सरकार ने राजस्थान महिला निधि नाम से केवल महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए तेलंगाना सरकार के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता किया, जहां पे राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की महिलाओं को आसानी से लोन मिल सकेगा। ये उनके उद्यमों को समर्थन देकर के ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। अच्छा, राजस्थान के बारे में तो आप जानते हो, जैसे कैपिटल जयपुर है, जिसे पिंक सिटी बोलते हैं, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। भारत का दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपको जयपुर में मिलेगा। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री और कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर है, ये तो आप ऑलरेडी जानते हो। कुछ अलग यहाँ पे रिवाइज करते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल वुमेन डे ये हम मनाते हैं 8 मार्च को। नेशनल वुमेन डे ये हम कब मनाते हैं? जब हम रेडियो डे मनाते हैं, यानी कि 13 फरवरी को। आप जानते हो, अभी महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था विधानसभा परिसर में, जिसका उद्घाटन हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद ने किया था। वैसे अभी हमारी भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू। और बताओ, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा केरला में। और देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? हैदराबाद में। FLO मतलब फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब याद रखना आप। बढ़ते आगे। चलो बताओ, जुलाई 2022 में बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने सोने के सिक्के लॉन्च किए? तो आंसर होगा जिम्बाब्वे। तो देश में बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए जिम्बाब्वे के केंद्रीय बैंक ने सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। सिक्कों को मोसी ओ तुनिया कहा जाता है, जो स्थानीय टोंगा भाषा में विक्टोरिया फॉल्स को संदर्भित करता है। सिक्कों को तरल संपत्ति का दर्जा मिलेगा ताकि उन्हें आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सके और स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किया जा सके। जब ये लॉन्च किए गए थे सिक्के, तो उस समय एक सिक्के की कीमत $1824 थी। जिम्बाब्वे ये एक अफ्रीका का देश है, इसे अफ्रीका का गहना भी कहा जाता है। कैपिटल इसकी हरारे है, करेंसी है $। प्रधानमंत्री इमरसन मंगांगवा है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं,
आपको याद हो तो अभी अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी थी? तो आंसर होगा माया एंजेलो। और बताओ कौन से टेनिस प्लेयर पहले जीवित व्यक्ति बने हैं सिक्के पर छपने वाले? तो आंसर होगा रॉजर फेडरर। ये कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के। आपको याद हो तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार बिहार में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। और बताओ अभी रॉयल गोल्ड मेडल 2022 ये सम्मान किसे मिला था? बीवी दोषी को। भारतीय वास्तुकार हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं। और अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग के मामले में भारत चौथे स्थान पे था, टॉप पे चाइना था। ये ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज ये लीजिए, इसी के साथ हमारा पूरा जुलाई मंथ कवर हो गया है। अब आपको क्या करना है? इनकी क्विज जरूर लगा लेनी है। क्विज लगाओ, जितनी बार लगा सकते हो, प्रैक्टिस जरूर करते रहो। और टॉपिक वाइज क्विज भी अब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब प्रैक्टिस करना ये आपके ऊपर है, पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगी, चिंता मत करो। लेकिन क्विज आप डेली बेसिस पे लगाओ। थैंक यू।